हाँ, तो आपको एक प्रोसेस जनरेट करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई आपको ये देखना है कि अगर आप ऑडिट करते हो तो आप अपने क्लाइंट से इंडिपेंडेंट और आप ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये दो चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका क्लाइंट जो है, उस क्लाइंट से आप क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है। अब आप इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव है या नहीं, इस चीज के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बोला? इन्होंने बोला कि हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपकी इंडिपेंडेंट को लेकर के और ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के थ्रेट है। वो चीजें हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें थ्रेट है। तो अगर आपको कोई थ्रेट है, उस चीज को आइडेंटिफाई करो, उस थ्रेट का असेसमेंट करो, और अगर आपकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के कोई थ्रेट है तो आपको क्या करना है? यू नीड टू अप्लाई अ सेफ गार्ड। अगर आपकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के कोई थ्रेट है तो आपको क्या अप्लाई करना है? सेफ गार्ड अप्लाई करना है। ठीक है। ये सेफ गार्ड क्या काम करेगा? ये इस थ्रेट को या तो रिड्यूस कर देगा या फिर इसको एलिमिनेट कर देगा। दो में से एक काम करेगा ऐसे एक बार। ठीक है। और आप वापस से इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो ऑडिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ये देखना होता है कि क्लाइंट से आप इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव हैं या नहीं है। अगर नहीं है, कोई थ्रेट है, तो वो थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन करो, उसका असेसमेंट करो और सेफ गार्ड अप्लाई करो। अब वो थ्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो उन्होंने कैसे कर रखा है, वो हम लोग देख लेते हैं ना। तो थ्रेड का क्लासिफिकेशन उन्होंने पांच हार्ड हेड्स में किया है। ठीक है। एक आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है, जब आपका आपके क्लाइंट के बिजनेस में इंटरेस्ट आ जाता है किसी तरीके का। एक आपका सेल्फ रिव्यू, कि क्लाइंट के लिए आपने कोई काम किया और आप अपने ही किए गए काम की ऑडिट खुद से कर रहे हो। ठीक है, खुद का काम खुद देखना। इट इज सेल्फ रिव्यू। फैमिलियरिटी, जब आप क्लाइंट को बहुत लंबे समय से जानते हो, जान पहचान आपकी बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक तरीके का थ्रेट है। इंटिमिडेशन, आपको क्लाइंट से किसी तरह का डर है। और एडवोकेसी, जहां पे क्लाइंट को आपने इस तरह का थ्रेट, जहां पे क्लाइंट को आपने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, क्लाइंट का की एडवोकेसी करी है ना। जैसे टैक्सेशन के मैटर्स होते हैं तो कई बार ऐसा नहीं है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, आप टैक्स भी पढ़ेंगे, आप कॉस्ट भी पढ़ेंगे, बहुत सारे। तो आप तो एक्सपर्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हो जाएंगे। तो कई बार जो अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ लिमिटेड टू ऑडिट की सर्विस नहीं देते, तो टैक्सेशन से भी स्पेशलाइज सर्विस देते हैं। तो आपका क्लाइंट है, उसको टैक्स अथॉरिटी ने कोई भेज दिया लेटर, यहाँ पे नोटिस भेज दिया, अब आप उसको रिप्रेजेंट करने उसके यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पे जो है, आपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया है, आपने क्लाइंट की एडवोकेसी करी है, ये भी आपकी आपके लिए एक थ्रेट की तरह काम करती है। तो ये पांच उसमें क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा सेल्फ इंसर्ट इंटरेस्ट थ्रेड का है, वो हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे। फी डिपेंडेंसी है ना। अर्शदीप, ये एक बार वीडियो देख लेना तो उसमें वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अ, मैं यहां से पढ़ाना वापस चालू कर रहा हूँ, ओनिंग शेयर्स एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना। ये पूरा हम शायद कर भी नहीं पाए थे। ठीक है भाई अर्शदीप, अभी तक अभी अभी के लिए सफिशिएंट है। छोटा सा मैंने मतलब शॉर्ट में एक थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया है, ताकि एक ब्रिज क्रिएट हो जाए। अभी हम क्या पढ़ रहे थे और आगे क्या पढ़ रहे आ रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया थोड़ा बहुत? बाकी तो आप जब वो वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई नेयल, आगे बढ़े इसको। Yes, चलो, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओनिंग शेयर्स एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो आप क्या अ, अपने क्लाइंट के बिजनेस में, ये हमारा क्लाइंट है, ये इसका बिजनेस है। ठीक है। क्या ऑडिटर, ठीक है, ये हमारा ऑडिटर है। थोड़ा इसको दूर बना हमारा ऑडिटर, ये हमारा ऑडिटर है। तो क्या हमारा ऑडिटर हमारे क्लाइंट के बिजनेस में डायरेक्टली, ठीक है, क्या हमारा
ऑडिटर डायरेक्टली क्लाइंट के बिजनेस में क्या ओन कर सकता है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर सकता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिख दिया। ठीक है, ये देखना है। पहली चीज होती है डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब ऑडिटर खुद चल जाए और क्लाइंट के बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर ले। फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसके फॉर्म में हो सकता है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेनली शेयर्स के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस में क्या खरीद लिए? शेयर्स परचेज कर लिए। इज इट परमिसेबल? सो इट इज नॉट परमिसेबल। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट के बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेटा ओन करते हो तो क्या क्रिएट होगा आपका? आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा बिजनेस में, हाँ या ना? होगा नहीं होगा? बिजनेस में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना आपका। आपका आपने जैसे ही अपने क्लाइंट के बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर लिया, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया उस बिजनेस में। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि भाई आपके क्लाइंट के बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से आपको भी फर्क पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपको भी फर्क, हाँ या ना? आप उसका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है, उसका नुकसान आपका नुकसान है। होगा ये सुन लो, ये होगा। तो जब ऐसा होगा तो आप अपनी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी खो दोगे। आप ऑडिट में अपनी जो एडजस्टमेंट उसको करने के लिए बोलना चाहिए था, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने चाहिए थे, जो पोजीशन आपको दुनिया के सामने लानी चाहिए थी, वो शायद आप उस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप अपना काम नहीं कर पाए। सो दैट्स व्हाई इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर एन ऑडिटर टू हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन देयर क्लाइंट बिजनेसेस। पहली चीज। ठीक है, अब एक बात इन्होंने यहाँ पे कर दी कि ये तो बात हम डायरेक्टली कह रहे हैं। अब बात ये है कि कई बार कोई ज्यादा समझदार ऑडिटर क्या करेगा, कोशिश करेगा इनडायरेक्ट इंटरेस्ट क्रिएट करने की। कि मैं खुद तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता लेकिन मैं इनडायरेक्टली क्या कर लेता हूं, अपने क्लाइंट के बिजनेस में इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता हूं। तो हमारे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज के लिए जो है वो स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि भैया डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली करोगे तो भी हम आपको आपको इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। अब इनडायरेक्टली सर कैसे हो सकता है? इनडायरेक्टली हो सकता है तीन तरीकों से। ठीक है, या तो हमारा ऑडिटर अपने परिवार वालों के साथ नाम से ये काम करे, या फिर अपने पार्टनर्स के साथ ये काम करे। ठीक है, या फिर अपने पार्टनर्स की नेटवर्क फर्म के साथ ये काम करे। एक तो बात हो गई रिलेटिव की, भाई आप ऑर्डर कह रहा है खुद तो नहीं है, उसने अपनी वाइफ, अपने पापा मम्मी भाई बहन के नाम से कर लिया, दैट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सॉरी। दूसरी बात पार्टनर। अब एक ऑडिट फर्म है जिसमें ए बी एंड सी तीन पार्टनर है। ठीक है, अब ये फर्म है और सी क्लाइंट, सी जो है वो किसकी ऑडिट कर रहा है? जी लिमिटेड की ऑडिट करता है। तो जी लिमिटेड की ऑडिट कर रहा है और ए जो है उसका पार्टनर, उसने क्या किया है इसके अंदर? फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर दिया। ये बताओ हमारा सी इंडिपेंडेंट है या नहीं है? क्या हमारा सी इंडिपेंडेंट है इस ऑडिट को करने के लिए? ऑब्जेक्टिव है इस ऑडिट को करने के लिए? क्योंकि उसका पार्टनर जो कि उसकी फर्म में ही पार्टनर है वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर रहा है। ये एक बात हो गई। तो आप जिस फर्म में काम कर रहे हो आपके पार्टनर्स यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? कंपनी के अंदर ओन नहीं कर सकते। अब इन्होंने और दिमाग चलाया ए बी और सी ने। ठीक है, इन्होंने एक तो फर्म इनकी ए बी और सी थी सही, इन्होंने एक और फर्म बनाई जिसका नाम था जेड एक्स और सी। ठीक है, अब सी दोनों के अंदर कॉमन पार्टनर है ना? तो सी ने क्या किया, जेड को बोला कि भाई एक काम कर, तू फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर ले, तेरे थ्रू कर लेते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और ऑडिट जो है मैं इस फर्म के नाम से कर लूंगा। ऑडिट ये फर्म कर रही है, और जो सी है एक दूसरी फर्म में भी कॉमन पार्टनर है, और दूसरी फर्म के किसी पार्टनर के थ्रू उन्होंने क्या करा दिया? फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन करा रहा है। तो पहले तो इन दोनों फर्म्स को हम क्या मानते हैं? इन दोनों फर्म्स को क्या मानेंगे बेटा? हम इन दोनों फर्म्स को हम नेटवर्क फर्म मानते हैं। क्या मानते हैं इन दोनों फर्म्स को हम? आप एक नेटवर्क की फर्म है। ठीक है, तो अगर आपके नेटवर्क में कोई भी दूसरी फर्म आई हुई है जो कि इनडायरेक्टली यहाँ पे आपके क्लाइंट के बिजनेस में अगर एक अच्छा खासा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर दिए, तो भी हम आपको क्या कंसीडर नहीं करेंगे? हम आपको
जो है वो इंडिपेंडेंट या ऑब्जेक्टिव कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया बेटा नेटवर्क फॉर्म का काम? यस और नो? कैसे होता है? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या बोला, क्लाइंट के बिजनेस में पार्टनर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली मतलब थ्रू रिलेटिव्स, थ्रू पार्टनर्स, थ्रू नेटवर्क फर्म, तीनों से नहीं होना चाहिए। ठीक है। एनी पार्टनर प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज टू दी क्लाइंट, एक ही बात हो गई। An immediate family may hold a financial interest such as pension or share profit must dispose of as it soon as practicable when the family member has the right to do so. When there is a right to exercise the option. तो इन्होंने कहा कि आपके परिवार में हो सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पे उसको फाइनेंशियल इंटरेस्ट ओन कर रहा है, लेकिन जैसे ही उनको ये पता चलता है कि भाई आप वहां पे ऑडिट कर रहे हो, उस पर्सन को क्या करना चाहिए, अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट वहां से खत्म कर लेना चाहिए। सो दिस इज अ सेफ गार्ड। ये सेफ गार्ड हो गया बेटा, है ना? तो सिचुएशन क्या बनी? ए, बी और सी, ये पार्टनर फर्म्स है एक ऑडिटर की ना। इन्होंने जी लिमिटेड की ऑडिट करी। सी हमारा ऑडिटर है यहाँ पे, ये ऑडिट कर रहा था, और सी का इमीडिएट फैमिली मेंबर, उसके फादर जो है, से फॉर एग्जांपल किसके फादर, हमारे सी के फादर इस जी लिमिटेड के पुराने एम्प्लॉय हैं और यहां से पेंशन लेते हैं। अब जैसे ही ये बात पता चली तो फादर को क्या करना पड़ेगा, फादर को यहाँ से पेंशन लेना बंद करना पड़ेगा, या जो भी उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज ए, बी और सी इस फर्म की क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। या तो तुम ऑडिट छोड़ दो या वो पेंशन लेना छोड़ दो, दो में से एक काम कर दो। सो दिस इज द सेफ गार्ड। आया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? यस सर। नाउ व्हाट नेक्स्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्टली मस्ट बी डिस्क्लोज। अगर इनडायरेक्टली किसी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिला है, कोई गिफ्ट मिला है, वो आपको इमीडिएटली डिस्क्लोज कर देना चाहिए। इफ अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ एन ऑडिट टीम may hold a direct or material indirect financial in an audit line, the person may be removed from the team until the financial। ठीक है। एक इन्होंने और बात बताई, अब जैसे सीएस का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ये पूरी फॉर्म है, तो इन्होंने बोला कि एक सेफ गार्ड और करो। कर सकते हैं हम लोग, हम क्या कर सकते हैं, सी को ही यहां से हटा सकते हैं। ए, बी और बी बाकी जने ऑडिट कर लेंगे, लेकिन सी को हम क्या नहीं रखेंगे, टीम में नहीं रखेंगे, जब तक कि वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट डिस्पोज करके नहीं आता है। और अगर उसने कुछ काम किया है तो वहां पे उस काम का अप्रोप्रिएट क्या किया जाएगा, रिव्यू कराया जाएगा। क्लियर बेटा? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। चलो, नेक्स्ट हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल लिया है लोन्स एंड गारंटीज का। ठीक है। फिर से हमारा ऑडिट, फिर से हमारा क्लाइंट है। एक सेकेंड। फिर से हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट का बिजनेस है, और क्या है, हमारा ऑडिटर है। ऑडिटर को इधर रख लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड डिपेंड ऑन वेदर द लोन और गारंटी इज विद द बैंक और अ सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेदर द अमाउंट इज मटेरियल। लोन्स एंड गारंटी टू ऑडिट क्लाइंट्स आर नॉट परमिटेड अनलेस इमटेरियल टू फर्म और इंडिविजुअल मेकिंग द लोन और गारंटी एंड द क्लाइंट आर। ये जो पीछे नंबर लिखे हुए ना बेटा, वैसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये हमारे स्टैंडर्ड का नंबर है। जो IESBA एक संस्था है जो इस ये कोड बनाती है, उन्होंने इन कोड्स को बनाया, उन्होंने नंबर दिए हुए, हालांकि हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर दी पर्पस ऑफ नॉलेज मैं बता रहा हूं। तो अब इसमें क्या होगा, ऑडिटर और क्लाइंट के बिजनेस में इन्होंने क्या मना किया, इन्होंने रेस्ट्रिक्ट ये किया है कि कोई भी ऑडिटर अपने क्लाइंट को क्या नहीं देगा, लोन नहीं देगा। ये रेस्ट्रिक्ट हम लोग कर रहे हैं। कोई भी ऑडिटर अपने क्लाइंट को लोन नहीं देगा। एंड गारंटीज, ये हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप अपने क्लाइंट को ना तो किसी तरह का कोई लोन दोगे, ना उसकी तरफ से कोई गारंटी दोगे, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस को लोन दे दिया तो फिर से आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब आपको पता है कल को या मेरी ऑडिट रिपोर्ट की वजह से इसके बिजनेस को इम्पैक्ट आ गया तो मेरा ही पैसा डूब जाएगा, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, फिर तो आपको डर लगेगा ना। हाँ या ना? यस और नो?
loans and guarantee between an audit client, which is a bank or similar financial institution, the firm, the audit team member or their immediate, and that are not made under the normal lending procedure, terms and conditions are not permitted. अब इन्होंने एक एक्सेप्शन लिया, भाई क्लाइंट का बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है। अब क्लाइंट का बिजनेस क्या है? बैंक। अब बैंक का तो काम ही लोन देना है। तो अगर ऑडिटर बैंक की ही ऑडिट कर रहा है और उसी बैंक ने ऑडिटर को लोन भी दे रखा है, तो क्या ये परमिसेबल है या नहीं है? तो इन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हमें ये देखना है कि ये जो लोन दिया गया है, क्या ये लोन नॉर्मल लेंडिंग प्रोसीजर्स में दिया गया है या फिर इसके लिए ऑडिटर को कोई स्पेशल कंसिडरेशन दी गई है ना। आम आदमी जैसे जाता लोन मिलता, अगर उसको भी वैसे ही लोन मिला है, देन इट इज परमिसेबल। तो नॉर्मल लैंडिंग अगर है तो परमिसेबल है। लेकिन अगर नॉर्मल लैंडिंग की जगह यहां पे कोई भी स्पेशल कंसिडरेशन दिया, तो ये परमिसेबल नहीं है। ठीक है बेटा, आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes. एक सेकेंड। If an immaterial loan from a bank or a similar financial institution is obtained under normal lending procedures, terms and conditions, an appropriate reviewer who is not an audit team member should be performed. तो इवन उसके बाद भी, इवन नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स में भी अगर आपने लोन लिया और ऐसा लोन जो कि इनमटीरियल लोन है, इवन तो भी इन्होंने एक सेफ गार्ड बता दिया। वो सेफ गार्ड क्या है? कि जाओ जाके एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर को पकड़ के लेके आओ जो कि ऑडिट टीम का मेंबर नहीं हो। वो ऑडिट जो करी गई है उसको क्या करेगा? रिव्यू करेगा। तो ऑडिटर ने जो कुछ भी ऑडिट यहाँ पे किया, वर्क परफॉर्म किया, आपको क्या कराना है? व्हाट सेफगार्ड सेज कि जाओ जाकर के एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर लाओ, जो रिव्यूअर ऑडिट टीम का पार्ट नहीं रहा है, और ये ऑडिटर के काम को क्या करेगा? रिव्यू करेगा। ये हमारा सेफगार्ड हो गया। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. A loan or a guarantee from an audit client which is not a bank or financial institution is not permitted। तो unless immaterial, जब तक इमटेरियल, इमटेरियल का मतलब होता है बहुत ही छोटा अमाउंट जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिपेंडिंग। अब ये चीज आप कैसे पता करोगे कि किसी के लिए? वो उसके बिजनेस को देख के समझ में आएगा कि भाई कैसा बिजनेस है, कितना पैसा दे रखा है, क्या है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ओवरड्यू फीस। अब देखो ओवरड्यू फीस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात नहीं है या सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो इंटिमिडेशन की भी बात है। सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन दोनों बातें हैं। भाई आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्लासिफिकेशन करो कि ये किस तरीके का थ्रेट है, क्या ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, इंटिमिडेशन? तो ये सेल्फ इंटरेस्ट भी है, इंटिमिडेशन भी है। क्यों है? अब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करो और आपके क्लाइंट ने आपको को जो है वो ऑडिट की फीस पे नहीं करी है, साल भर नहीं करी, 2 साल नहीं करी, तो आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो ड्यू हो गया है। यू ऑल्सो बिकम द क्रेडिटर टू दी। आप भी तो क्रेडिटर की लिस्ट में आ गए ना उनकी, हाँ या ना? यू विल ऑल्सो बिकम द क्रेडिटर टू योर क्लाइंट। होगा नहीं होगा भाई? आप भी तो क्रेडिटर बन जाओगे फर्म के। Yes, sir. ठीक है। आ गया फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेटा, जैसे ही क्रेडिटर बने फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है। लोन टू अ क्लाइंट, द फर्म में ऑल्सो ट्रीट द क्लाइंट फेवरली टू इंश्योर द फीस। तो फिर क्या होगा कि जब आप उनके क्रेडिटर बन जाओगे तो आपको ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया, और इंटिमिडेशन मतलब डर। आपको ये डर हो गया कि भाई अगर मैंने क्लाइंट के बिजनेस के बारे में या उनको कोई एडजस्टमेंट्स करने के लिए बोले बताए जो जो उनको पसंद नहीं आए, तो हो सकता है कि वो मेरी फीस नहीं मुझे पे करें, मेरा बकाया पैसा डूब जाएगा, या कंपनी को नुकसान अगर हो गया मेरी वजह से तो मेरी फीस निकलेगी नहीं कवर। तो वो डर आ जाएगा और आप इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हम अपने क्लाइंट के साथ फीस ओवरड्यू नहीं रहे, काम करा फीस पैसे दो, पहले दो भैया, अगला काम बाद में करेंगे। होता ही नहीं होता ये। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है भैया, क्लाइंट का काम कर दिया है तो टाइम से अपने को पैसा लेना है। जनरली सभी प्रोफेशनल्स एडवांस फीस लेते हैं। डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो जनरली आपको फीस रिसेप्शन पे जमा करानी होती है, हो जाते हो, फिर वो देखता है। होता ही नहीं होता ऐसा? Yes, sir. सी लॉयर के पास जाओगे, मैं जैसे मैं लॉयर हूँ, मेरे पास आता है तो भैया मैं बोल देता हूँ पहले एडवांस फीस डिपॉजिट करो, कंसल्टेशन तक ठीक है कोई बात नहीं,
एक दो इंस्टॉलमेंट दे दिया, लेकिन केस खत्म होने से पहले आपको मुझे पूरी फीस देनी है। केस खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या है, आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा, दोनों की चेंज में। अगर नहीं आया तब तो आपको लगेगा इसे यार एडवोकेट को क्यों फीस दूं। ठीक है, फैक्टर विच शुड बी कंसीडर व्हेन इवैल्यूएटिंग इंक्लूड हाउ लॉन्ग द डेब्ट हैज बीन आउटस्टैंडिंग एंड द वैल्यू ऑफ द डेब्ट। ठीक है, तो आपको क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं, अब ये देखना है कि क्या जो ओवरड्यू फीस है, वो ओवरड्यू फीस वाकई में इवेल्युएट हमको करना है, इवेल्युएशन अब क्या ये वाकई थ्रेट है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है ओवरड्यू फीस का कि हर बार ये थ्रेट बन जाएगी। देखने वाली बात है कि कितने टाइम से इवेल्युएशन होगा बेटा सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या है कि भैया टाइम कितना हो गया है वो पैसा ड्यू है आपका, एंड दी वैल्यू है। तो दो फैक्टर्स इन लोगों ने बोला, एक समय बोला एक वैल्यू बोला, कितने टाइम से वो पैसा आपका बकाया है, ड्यू है, और कितना अमाउंट आपका ड्यू है। तो अगर आपको लगता है कि यार लंबे टाइम से और एक बड़ा अमाउंट मेरा ड्यू है, देन इट इज ऑफ कॉस्टली थ्रेट। लेकिन हो सकता है कि अभी इसी साल ऑडिट करिए, एक दो महीने ऊपर हुए, ठीक है, 4-5 महीने हुए, 6 महीने हुए, और अमाउंट भी बहुत ज्यादा ड्यू नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि थ्रेट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि भाई टाइम एंड वैल्यू। देखो ऑडिट में आपके पास हर चीज का बहुत स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है ना, मैथ्स में क्या होता है या फिर अकाउंटिंग में क्या होता है, आपके आंसर स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन ऑडिट में हमारे पास ये सब्जेक्टिव मैटर, सब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्टिव है, तो हम इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते। तो कोई चीज थ्रेड है या नहीं वो डिपेंड आपके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर करता है ना, आपके प्रोफेशनल उसके ऊपर करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आप जब काम करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, भाई कितना टाइम हो गया है और कितनी वैल्यू है इस डेट की, मे बी क्रिएटेड। तो इससे क्या होगा कि अगर एक अच्छा खासा अमाउंट आपका ड्यू हो गया है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होगा बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर इज ड्यू। अब इस तरह के थ्रेट को सेफगार्ड करने के लिए क्या करें, क्या करोगे, भैया मेरा पैसा दे दो, यही करोगे और क्या होगा, है ना। जो भी है इंस्टॉलमेंट दो या पूरा पैसा दो, तो हम तो हमारा पैसा मांगेंगे सेफगार्ड करने के लिए ही है। और इसके अलावा अगर आपका तो अगेन आपको वापस क्या करना पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर बुलाना पड़ेगा जो आपकी की गई ऑडिट को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। When fees remain overdue for a significant amount of time, the first firm should consider whether the overdue fees constitute a loan and whether it is appropriate to seek reappointment or continue. तो इन्होंने इवन ये भी बोला है कि अगर ओवरड्यू फीस ज्यादा है तो क्या ये एक लोन हो चुकी है जो हमको रिकवर करना है, क्या हमें वापस से रीअपॉइंट होना चाहिए या एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना होगा। एक पॉइंट के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया इतना पैसा बकाया हो चुका है, इट इज लाइक वी आर बिकम द क्रेडिटर्स टू द कंपनी, टू आर क्लाइंट। तो क्या अब ऐसे केस में हम लोगों को यहाँ पे आगे फर्दर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका एक बड़ा अमाउंट बकाया है एंड यू आर बिकमिंग क्रेडिटर टू योर क्लाइंट, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको ये अपना काम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप उनको बोलोगे कि भैया हम आपका काम नहीं करेंगे, पहले हमारा पुराना पैसा चुकाओ उसके बाद हम आपकी कोई ऑडिट करेंगे, आप अब दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लो। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट हमारे बिजनेस रिलेशनशिप हो गए। अब ये भी एक बात है कि क्या ऑडिटर अपने क्लाइंट के साथ किसी तरीके के बिजनेस रिलेशनशिप में आता है, जिसका एक दिमागी रूप से हम थोड़ा सा हम दिमाग लगाए तो समझेंगे भैया तुम ये नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, अपने नो सर। बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। विद क्लाइंट्स जॉइंट वेंचर्स कंबाइनिंग प्रोडक्ट ऑफ फॉर ईच पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन दिस लीड टू, इससे क्या क्रिएट होता है, आपका अपने क्लाइंट के बिजनेस में सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो, क्योंकि अगर कोई पर्सन मेरे साथ एज अ पार्टनर काम करेगा या जॉइंट वेंचर में काम करेगा तो मैं मेरी सक्सेस चाहता हूँ, मैं उसकी सक्सेस चाहता हूँ, दोनों की सक्सेस चाहता हूँ। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी को और आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगी, तो इस वजह से आप अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस में नहीं आ सकते। अब कुछ लोग फिर से ज्यादा दिमाग चलाएंगे, चलाएंगे दिमाग, ऑडिटर हूं इतनी पढ़ाई करी क्या करूं दिमाग नहीं चलाऊं। तो ऑडिटर है दिमाग चलाया, बोला सीधा नहीं करता है काम करता हूं इनडायरेक्ट चल जाता हूं। फिर इनडायरेक्ट में कौन कौन हो गया, फिर सर आ गए रिलेटिव, फिर आ गए पार्टनर्स, और फिर से आ गई आपकी नेटवर्क फॉर्म, जिसको मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं।
R520 के अंदर स्पेसिफिकली लिख दिया कि भैया ना तो आप डायरेक्टली करोगे, ना आपके इनडायरेक्टली आपके किसी रिश्तेदार का, आपके किसी पार्टनर का और नेटवर्क फर्म का कोई बिजनेस रिलेशनशिप आपके ऑडिट क्लाइंट के साथ होना चाहिए। और दे हैव यूज्ड द टर्म क्लोज, तो हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, बट वो बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो वो कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है। इमटेरियल अगर वो है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है, तो एक अलग बात हो सकती है। भाई बहुत बड़ी कंपनियां, रिलायंस जैसे बहुत बड़ी कंपनियां, आप इसको समझो। ठीक है। अब अगर मेरा कोई रिश्तेदार है जो रिलायंस की कोई पेट्रोल पंप की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाता है और मैं ऑडिटर हूं, तो आप समझो कि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी के लिए बहुत इमटेरियल सी चीज है कि आप मेरे किसी रिश्तेदार के पास उनका एक पेट्रोल पंप हो सकता है। बहुत इमटेरियल सी बात है ना ये तो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो उतनी बड़ी कंपनी के लिए अगर आप ऑडिट कर रहे हो और इतनी छोटी सी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो इमटेरियल है। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे आपका अगेन प्रोफेशनल जो डिसीजन मेकिंग है वो काम आएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो रिलेशनशिप जो मेरे रिश्तेदार या मेरे पार्टनर या मेरी नेटवर्क फर्म में हमारे ऑडिट क्लाइंट के साथ है, वो बहुत ही इमटेरियल इनसिग्निफिकेंट। यहाँ आपको अगेन ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो फैक्टर्स टू बी, तो जब आप ये ध्यान दो, अब जब आप ये डिसीजन लोगे कि भाई ये चीज इमटेरियल है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे बिजनेस है क्या। क्या ये बिजनेस नॉर्मल कोर्स में किया गया है, ऑर्डिनरी कोर्स है, क्या परचेज का साइज है, assurance client does not normally give rise to a threat to indicate why the transaction is in normal course of business or and on commercial terms। ठीक है। अब मेरा कोई क्लाइंट है, वो कपड़े का बिजनेस करता है, और मेरी बीवी को कोई कपड़े खरीदने, तो उसकी दुकान से आकर उसने कपड़े खरीद लिए, कमर्शियल टर्म्स में थे, पैसा दिया, भैया कपड़े दे दे। अब ये तो रिलायंस रिलायंस बड़ी बात हो गई। जब आप ऑडिट करने के प्रोफेशन में आओगे, तो क्लाइंट छोटे व्यापारी से ही जुड़ना चालू होंगे लोगों के पास, है ना? तो अब मेरा कोई क्लाइंट है जिसकी कंपनी है, लेकिन वो कंपनी जो है वो शोरूम्स मैनेज करती है जहां पे कपड़े बिकते हैं। तो मेरी वाइफ को पसंद है भी शॉपिंग करना, वो चली गई, कपड़े खरीद लिए। तो ये तो कमर्शियल टर्म्स में बिजनेस हुआ है ना, उसने सामान खरीदा, इससे क्या हो गया, है ना? कोई बड़ी बात तो नहीं है ये। नो सर। नहीं है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो भी आपका आपने जो बिजनेस किया, आपने जो ट्रांजेक्शन किया, वो कमर्शियल टर्म्स में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं। अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कमर्शियल टर्म्स में, भैया मैं मेरी जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो इन्हीं टर्म्स के ऊपर इसके साथ ये बिजनेस करता, तो ऐसे बिजनेस या ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपके लिए थ्रेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। इफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन ऑडिट टीम मेंबर रिप्रेजेंट की, तो जब तक मटेरियल अमाउंट नहीं है, लेकिन आपने जो ट्रांजेक्शन किया या आपके टीम मेंबर ने, ठीक है, बाय दी ऑडिट टीम मेंबर, तो अगर ऑडिट टीम मेंबर आपका जो है उसने वो एक मटेरियल अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना है, तो ऐसे पर्सन को आपको अपनी ऑडिट टीम से क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। नाउ ए बी एंड सी, अब तीनों जने पार्टनर है, तीनों ऑडिट कर रहे थे। ए ने एक मटेरियल अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर लिया हमारे क्लाइंट के साथ, तो ए को क्या बोलो, भैया इसकी ऑडिट में अब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, यहां से बाहर निकलो। ये करना पड़ेगा। आ गया बेटा, समझ में क्लियर है यहां तक, यस और नो? यस। नेक्स्ट हमारा एग्जाम वाला क्या, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब क्या बात है भैया, आप तो ऑडिटर हो, ठीक है, और आपका जो क्लाइंट है वो बिजनेस है। ऑफ कोर्स सी बात है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हमारा क्लाइंट एक बिजनेस है, तो पैसा उसके पास ही ज्यादा होगा, है ना? ज्यादा ही होगा। हम इस चीज को क्लासिफाई करते हैं और समझते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पैसा बिजनेसमैन के पास होता है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल्स के पास, और तीसरा सबसे कम पैसा जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास सबसे कम पैसा होता है ना? यस और नो? यस हालांकि सर। ये चीज कभी कभी फर्क यस। आ जाता है, कई लोग ऐसी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन जो है जितना पैसा वो पूरे साल में नहीं कमा पाते, वहां पे वो महीने भर में नौकरी में उतनी सैलरी हो। तो यस बिजनेस सर। छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, नौकरी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। एज अ प्रोफेशनल आप छोटे प्रोफेशनल हो सकते हो, आप बड़े प्रोफेशनल हो सकते हो, है ना? सबसे ज्यादा डिफरेंस हमारे लॉयर्स में देखने के लिए मिलता है। लॉयर्स में ऐसे लॉयर्स हैं जो कि
साल के मतलब महीने के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, और ऐसे भी लॉयर्स हैं जो मुश्किल से साल महीने भर में 30-40 हजार रुपए कमा पाते हैं। ये बहुत फर्क है। बाकी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में वो गैप आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। पर एक एवरेज जो प्रोफेशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो महीने के 2-3 लाख रुपए कमा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती उन लोगों के लिए, ठीक है। ये एज एग्जाम्पल मैं बताया। तो अब क्या है कि क्लाइंट का बिजनेस जो है वो है, तो अब आपको क्लाइंट का बिजनेस ल्यूक्रेटिव दिखता है और वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब आप वो ऑडिट फर्म, और आपके ऑडिट फर्म में फिर से ए बी और सी तीन जने आप हो। इफ अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम हैज अ रीजन टू बिलीव दे मे बिकम एन एम्प्लॉय द क्लाइंट, दे विल नॉट विश टू डू एनीथिंग टू अफेक्ट देयर पोटेंशियल। तो होगा क्या कि अब आपकी ऑडिट टीम है और तीन जने आप काम कर रहे हो। एक ही इच्छा है कि वो फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर क्या कहाँ पे चल जाए, नौकरी में चला जाए, उसकी ये इच्छा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि अगर हमारा ये इच्छा रखता है तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगा जिससे उसके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत है। तो अभी तो आप एज ऑडिटर काम कर रहे हो, तो आप एक पोजीशन में हो, तो आप अपने क्लाइंट को बोलोगे नहीं भैया ये एडजस्टमेंट्स करो, या आपने गलत किया है इसको सही करो, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। अब ए तो ये सोच रहा है मेरे को तो नौकरी करने जाना है यहाँ पे, तो ए ने कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट उसको नहीं बताया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं अभी ये सब चीजें करूंगा तो जब मैं अगले साल इनके यहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करने आने वाला हूं तो हो सकता है ये मुझे जॉब नहीं दे। तो इस वजह से हमारा जो टीम मेंबर है वो ना तो इंडिपेंडेंट है ना वो ऑब्जेक्टिव है, दिमागी रूप से हो गया ना ये दिक्कत। दिखने में है या नहीं, क्योंकि अभी वो नौकरी नहीं करता लेकिन वो जाना चाहता है, लेकिन वो दिमागी रूप से, माइंड से क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। आ रही है बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो यस सर। ऐसे केस में क्या करें, ये बहुत डिफिकल्ट सा केस है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो क्या आपके क्लाइंट के बिजनेस में नौकरी करने की फ्यूचर में इच्छा रखते हैं या नहीं रखते। तो अब करना क्या पड़ेगा, एज अ फर्म हमें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और पॉलिसी बनाए कि हम ये पॉलिसी बनाए, मतलब जो भी एज अ टीम मेंबर हमें फर्म में ज्वाइन कर रहा है, हम ये पॉलिसी बनाए कि भैया अगर कल को आप किसी कंपनी में जॉब करने की इच्छा रखते हो तो पहले से हमको बना बता के रखो, ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। तो क्योंकि जब हम उसकी ऑडिट करेंगे तो फिर हम आपको उसकी ऑडिट टीम में नहीं रखेंगे, हम आपको वहां से बाहर निकाल देंगे। फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप ऑडिट करनी चालू कर दी और बाद में इन बिटवीन पता लग रहा है, तो ऐसे केस में आपको सेफगार्ड क्या लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसको बाहर निकाल दो यहां से, अपनी टीम में से। और उसने जो कुछ भी काम किया है, कोई जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से क्या कराओ, रिव्यू कराओ, ठीक है। फिर उसने पर्टिकुलरली उस पर्सन ने जो काम किया होगा, जो भी जजमेंट लिए होंगे, उनको एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करके क्या कराना पड़ेगा, रिव्यू कराना पड़ेगा। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट आ गया कंटीजेंट फीस। अब फीस क्या होती है? फीस हमारी स्पेसिफिक होनी चाहिए या कंटीजेंट? व्हाट इज कंटीजेंट? कंटीजेंट फीस का मतलब हो गया ऐसी फीस जो डिपेंड करती है आउटकम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? आउटकम के ऊपर, है ना। अब आप बोलोगे सर आउटकम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है फीस? ऐसा होता है, एक सेकंड। तो कंटीजेंट फीस क्या है? विच इज बेसिकली डिपेंड अपॉन सम आउटकम। अब जैसे मुझे ऑडिटर्स के लिए तो रेस्ट्रिक्टेड है, बट एडवोकेट बहुत ज्यादा ही करते हैं। वो अपने क्लाइंट से मिलेंगे, अरे भाई कितने का क्लेम है आपका, वो बोलेगा सर 1 करोड़ रुपए का क्लेम है, तो बोलेंगे केस लड़ने की इतनी फीस है, फिर वो बोलेगा इतना नहीं, तो उनसे बोलेंगे एक काम करो ठीक है, आउटकम पे कर लेते हैं, परसेंटेज वाइज डिसाइड कर लेते हैं, अगर केस तुम्हारे फेवर में डिसाइड हो गया, पैसा आ गया, तो इतना परसेंटेज पैसा देना, ठीक है। अब एडवोकेट तो कुछ भी कर सकते हैं, देखो अलग बात है, लेकिन क्या ऑडिटर भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं क्या? ऐसा अलाउड नहीं है। आपकी फीस स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपके वो क्लाइंट आएगा, भैया देख ऑडिट करने का ये पैसा लगता है, सिंपल, हम किसी आउटकम के ऊपर, क्योंकि ऐसा बोल दिया उसने। अब आपको ऑडिट क्या करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने बेटा, हाँ या ना?
अनऑडिटेड। Yes. Yes, sir. आपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करना चालू किया जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, से फॉर एग्जांपल इट इज 100 रुपीज। तो आपने अपने क्लाइंट से, आपने ऑडिटर से बोला कि भैया जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होने के बाद प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का 1% हम आपको ऑडिट 1% दे देंगे। तो अब ऑडिटर के दिमाग में क्या आ गया, उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, क्या जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा उतनी मेरी फीस होगी, है ना? यस और नो? तो जहां एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत थी वहां वो एडजस्टमेंट्स रिकमेंड नहीं करेगा। जहां जहां जरूरत थी एडजस्टमेंट, ये ऑडिटर ने बोला अरे क्यों करना है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरी फीस कम हो जाएगी, है ना, ये होगा। तो आप जरूरी एडजस्टमेंट ही सजेस्ट नहीं करोगे। तो इसलिए यहां पे इन्होंने क्लियर ये बता दिया। पहली बात तो कंटीजेंट फीस होती है, कंटीजेंट फीस आर नॉट परमिटेड फॉर नॉन अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट, ठीक है, आर नॉट परमिटेड फॉर नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट, ठीक है। तो अब आपका क्लाइंट है वो ऑडिट कर रहा है, आप सॉरी आपका जो क्लाइंट है उसके बिजनेस में कई बार ऐसा होता है, देखो ना मैं बताता हूं तुमको, ये बिजनेस है तो जरूरी नहीं है कि ऑडिटर सिर्फ वो ऑडिट की सर्विसेज उसको देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑडिट की सर्विसेज तो आप दे ही सकते हो, कई बार हम लोग ऑडिट के अलावा नॉन ऑडिट सर्विसेज भी हमारे क्लाइंट को ऑफर कर देते हैं, ये जरूरी है, आप कर कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपकी जो नॉन ऑडिट सर्विसेज की फीस आप अपने क्लाइंट से चार्ज करोगे, वो फीस कभी भी कंटीजेंट नहीं हो सकती है। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है, तो दोनों ही बातों में आपको बता दूं ना, तो आप ऑडिट की फीस जो है वो डिपेंड कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, ना ही आप यहाँ पे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? फी बेस्ड ऑन पर्टिकुलर आइटम्स आर नॉट परमिटेड फॉर ऑडिट, ना तो ऑडिट एंगेजमेंट में आप पर्टिकुलर आउटकम के ऊपर फी बेस कर सकते हो, और ना ही कभी आप अगर ऑडिट के अलावा नॉन ऑडिट सर्विसेज भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो, तो ऐसे केस में भी उसको यहाँ पे इस तरह की फीस परमिट नहीं की जा सकती। आ गया सर में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. अब एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑडिट टीम मेंबर वर्किंग ऑन द ऑडिट ऑफ अ बैंक इज ऑफर्ड अ लोन एट अ प्रेफरेंशियल रेट। सिर्फ इतना सा पढ़ो, आगे का मत पढ़ो। इज इट परमिसेबल और नॉट परमिसेबल, क्या ये एथिकल थ्रेट है या नहीं है, सिर्फ इतना सा पढ़ के बताओ। एक ऑडिट टीम का मेंबर है जो कि बैंक के ऑडिट कर रहा था, उसको प्रेफरेंशियल रेट पे हमने लोन ऑफर कर दिया बैंक में, इज इट थ्रेट और नॉट? जल्दी बताओ, थ्रेट है या नहीं? प्रेफरेंशियल रेट मतलब वो रेट जो कि बाकी लोगों से अलग है, जो कि प्रिफर्ड है। है सर। नहीं है ना अलग? Yes. बस सिंपल सी बात है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स में होता ड्यू टू द एनवायरमेंट द लोन मस्ट बी ड्यू, ऐसे लोन को आपको मना कर देना चाहिए क्योंकि आपको कमर्शियल टर्म्स में ऑफर नहीं की जा रही। सिंपल सी बात है। एक सेकेंड, है ना। नेक्स्ट हमारा कंपनसेशन एंड इवेल्युएशन पॉलिसीज देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंपनसेशन? अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड इज क्रिएटेड व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम is evaluated on or compensated for selling non assurance services to the। अब वही वाली बात आ गई, भैया हमारा क्लाइंट है और हमारी ऑडिट फर्म है। अब हमारी ऑडिट फर्म के दो पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लाइंट है, इस क्लाइंट को हम लोग ऑडिट की सर्विस भी देते हैं, ये तो दे ही रहे हैं, और हमने इसको क्या देना है, हमने इसको नॉन ऑडिट की सर्विसेज भी दे दी, हम इसको नॉन ऑडिट की सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अलग अलग टीम है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे ऑडिटर थोड़ी सी बदमाशी कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टाफ लगेगा तो उन्होंने टीम नहीं अलग अलग बनाई, उन्होंने एक ही टीम बनाई। अब यही टीम ऑडिट भी करेगी, यही टीम नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देगी, ठीक है। और ए को जो रिम्यूनरेशन मिलना है, जो पैसा मिलना है इस टीम को, वो किस बेसिस पे मिलना है? वो नॉन ऑडिट सर्विसेज के बेसिस पे
मिलना है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? कहानी समझ में आई यहाँ तक? ये सुनो, आगे पढ़ाता हूँ फिर। Yes. अर्शदीप समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? ये सुनो। Yes, sir. तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो टीम है वो काम तो कर रही है, लेकिन इसका रिम्यूनरेशन इट इज बेस्ड अपॉन जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज वो बेच रहे हैं, उसको आप उसके बेसिस पर कंपनसेट करो। अब क्या है कि ये करेगा काम कौन सा अच्छा ज्यादा काम करेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, जब उसका रिम्यूनरेशन आपने बेस नॉन ऑडिट सर्विसेज के ऊपर कर दिया है, चाहे भी वो ऑडिट भी करेगा, तो इसका काम कौन से में इंटरेस्ट रहेगा? वो ऑडिट में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, नॉन ऑडिट सर्विसेज में? डेफिनेटली बात है सब, वो नॉन ऑडिट सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाला है। ठीक है। अब ये थ्रेड कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है? इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर, द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंपनसेशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दैट इज बेस्ड ऑन। तो अगर आपके पास स्थिति ये हो गई है ना कि आपका जो ऑडिट यहाँ पे करने वाला पर्सन है, इसका इवेल्युएशन, इसका कंपनसेशन, वो ज्यादा इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नॉन ऑडिट सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ऐसे केस में अगेन कैसा इंटरेस्ट क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होता है। कैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होगा? क्योंकि उसका अपने काम में इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि वो क्या काम करना चाह, उसका क्लाइंट के बिजनेस में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो चाहता है कि मैं वो काम ज्यादा अच्छे से करूं जिसके बेसिस पर मेरे को इवेल्युएट किया जाना है, जिसके बेसिस पर मेरे को रिम्यूनरेट किया जाना है। वो ऑडिट अच्छे से क्यों करेगा? एक बात बताओ ना, आपको मैंने आज कोई काम दिया है, ए और बी दो काम है, और मैं कह रहा हूं भैया पैसा मैं आपको और आपकी काम की तारीफ बी के बेसिस पे करूंगा, तो आप बी वाला काम ही ज्यादा अच्छे करोगे ना, ए वाला काम ज्यादा अच्छे से क्यों करोगे? यस और नो, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes. बात समझ में आई अर्शदीप मेरी, हाँ या ना? Yes, sir. तो डिपेंड करता है कि भाई उसको जो, अगर प्रपोर्शन जो है इंडिविजुअल का कंपनसेशन या उसका इवेल्युएशन वो नॉन ऑडिट सर्विसेज से ज्यादा प्रोवाइड करने में, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो ऑडिट अच्छे से क्यों करेगा यार, वो नॉन ऑडिट सर्विसेज। तो ये थ्रेड है या नहीं, तो देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन आपकी ऑडिट टीम में से जिसको आपने नॉन ऑडिट सर्विसेज में भी लगा रखा है, उसको आप कैसे कंपनसेट करते हो। अगर आप उस बेसिस पे कंपनसेट करते हो, थ्रेट है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बड़ी टीम्स होती हैं, तो ठीक है, हम लोग बड़ी टीम में कोई पर्सन ने नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो हो सकता है इस ए को मैंने ऑडिट टीम का काम कम दिया हो या नहीं दिया हो, तो कितना काम हमने आपको दिया। ठीक है। वेदर प्रमोशन डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेल ऑफ सर्विसेज। अब ऑफ कोर्स सी बात है यार, मैं जिस फॉर्म में काम कर रहा हूं, मेरा प्रमोशन क्या देख करके हो रहा है कि मैं ऑडिट कैसी कर रहा हूँ या नॉन ऑडिट सर्विसेज कैसे दे रहा हूँ। तो अगर नॉन ऑडिट सर्विसेज को देख करके ही मेरा प्रमोशन होना है, तो मैं ऑडिट अच्छे से क्यों करूंगा? तो ये तीन फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो अगर आप अपने क्लाइंट के लिए ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज का काम कर रहे हो, और अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को ये बोल दिया कि भैया नॉन ऑडिट सर्विसेज कैसी फॉर्म करते हो, ठीक है, उसके बेसिस पर आपको इवेल्युएट करेंगे, उसके बेसिस पर रिम्यूनरेट करेंगे, उसी के बेसिस पे प्रमोट करेंगे, तो ये एक थ्रेट है। ठीक है, आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes. अब सेफ गार्ड क्या है? अगर इस तरह की स्थिति आ गई है, तो पहली बात तो जिन लोगों को आपने ऑडिट में लगा रखा है उनका कंपनसेशन और इवेल्युएशन प्रोसेस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर अगर, चलो मैंने काम कर रहा था, हो गई यार गलती, अब क्या करें, तो उसको सुधारना पड़ेगा। आपको अपने एम्प्लॉयज को बोलना पड़ेगा कि भाई ऑडिट करो अच्छे से, नॉन ऑडिट सर्विसेज के बेसिस पर कुछ नहीं है, जो होगा थोड़ा बहुत पैसा आपको दे देंगे, मेन आप ऑडिट कैसे करते हो उसके बेसिस पर आपको इवेल्युएट करेंगे और उसी के बेसिस पर आपको कंपनसेट करेंगे। अगर बेटर ये है कि ऐसा पर्सन अपनी टीम में ही मत लो, दो अलग अलग टीम बना दो, एक ए टीम बना दो, एक बी टीम बना दो। ए टीम को बोलो भैया तुम नॉन ऑडिट सर्विसेज दोगे, बी टीम को बोलो तुम ऑडिट सर्विसेज दोगे। तो अगर कोई बी टीम में ऐसा पर्सन आ गया तो उसको बाहर निकालो, ए टीम में भेजो। और अगर ऐसे पर्सन को आपने रिमूव अगर एंगेज कर लिया था, टीम में आ गया भाई बंदा, कोई बात नहीं, काम कर लिया, तो ऐसे पर्सन के काम को अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से उसके काम को हम क्या कराएंगे? रिव्यू कराएंगे। ये आपके सेफ पार्ट हो गए। आगे समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है। लास्ट इन लोगों ने एक आर फोर पॉइंट क्या बोला कि भैया मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ये तीनों की पार्टनर है बेटा। हमारी जो फर्म्स है वो काफी बड़ी हो सकती हैं, तो अगर हमारा सी यहाँ पे ऑडिट पार्टनर है, ठीक है, और आप जी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी ऑडिट कर रहे हो,
ठीक है, और आपका ए जो कि एक की पार्टनर है यहां पर, ये नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसी क्लाइंट को। ठीक है, और इसको जो पैसा मिलना है वो नॉन ऑडिट सर्विसेज के शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड ऑन अ कंपनसेटेड ऑन देयर सक्सेस इन सेलिंग। तो अब क्या होगा कि भाई एक टीम है हम लोगों की, यार हम काम कर रहे हैं मिलकर के, मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मेरा जो पार्टनर है वो नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और और बात ये है कि भाई कितने अच्छे से, क्योंकि दोनों काम से पैसा मिलना है। ठीक है, और ए के ऊपर आपने बर्डन डाल दिया कि भैया तू कितना पैसा निकाल करके लेके आता है क्लाइंट से, तो ऑफकोर्स ही बात है कि इससे यहां पर सी भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर सी इसी के काम में गलतियां निकालेगा, ठीक है, तो ये पैसा कम लेकर के आएगा। ऐसे ही होगा ना भाई, मेरे पार्टनर है, मैंने वो नॉन ऑडिट सर्विसेज दे रहा था, मैं ऑडिट सर्विसेज। अब ऑडिट में तो मैंने देखा कि यार ये काम गलत हुआ हुआ है, अब गलत किसने किया है, वो तो मेरे पार्टनर ने गलत किया है ना, यस और नो। तो आपका तो इंटरेस्ट आ गया उस फॉर्म के अंदर कि यार अगर मैं गलतियां निकालूंगा तो मेरे पार्टनर की गलतियां ही होंगी ना, हाँ या ना। हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करोगे आप। तो इस वजह से कभी भी आपका जो की ऑडिट पार्टनर है उसका इवेल्युएशन या कंपनसेशन की वो कितने अच्छे से हमारे ही क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विसेज बेच रहा है, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा, समझ में आया यहां तक, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और ठीक है, इसको आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं, हम इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये आप कल पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बताना। अब मेरे को एक जो बात है कि कल मॉर्निंग में क्लास प्रेफर कर रहे हो या शाम को ही कर रहे हो? ये टाइम ज्यादा सही है। नेहल आपके लिए भी? Yes.